दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से डॉक्टर सुभाष जी के पास, और मैं चाहता हूं कि उनसे मैं बात करूं देश हरियाणा पत्रिका का जो अद्यतन जो अंक है उसके विषय में। और ये अंक समर्पित है बाल मुकुंद गुप्त जी को। और टोरी जामे लिबरल आमे, भारतवासी खैर मनावे, नहीं कोई लिबरल नहीं कोई टोरी, जो पर नाला सो ही मोरी। तो एक तो आप ये बताएं कि पत्रकार, संपादक, कवि, बाल साहित्यकार, भाषाविद, निबंधकार, ये तमाम रूप हैं जिनमें इनकी ख्याति रही है। आपने इनका चुनाव कैसे किया, और आप ये भी बताएं कि आपके जहन में ये कब से विचार था कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाए, इनको सामने रखा जाए? देखिए, इनका चुनाव करने का तो एक ही कारण है कि एक तो ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जिनका हिंदी भाषा, हिंदी व्यंग बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और कोई भी व्यक्ति हिंदी साहित्य के बारे में ज़रा सा भी परिचित होगा तो बाल मुकुंद गुप्त को जानता होगा। और क्योंकि ये हरियाणा से थे और हरियाणा के साहित्यकारों पे उन पे चर्चा करना और करना हम अपना खुद का दायित्व समझते हैं, इसका कारण तो ये है कि इनके चुनाव का। दूसरी बात कि कब से मन में था, बिल्कुल कब से मन में नहीं था कि इन पे कोई, क्योंकि हमारे मन में तो कब से पत्रिका ही नहीं थी, पहली चीज़ तो वो अभी। लेकिन अचानक यह है कि धीरे धीरे करके, जैसे बहुत सारे विशेषांक अलग अलग विषयों पे निकल रहे हैं, तो एक व्यक्ति पे भी निकले और उसके बारे में फिर जब चर्चा होगी तो इसकी पहचान बनेगी, इनके माध्यम से फिर साहित्य से जुड़ेंगे लोग। यही उसका एक कारण रहा। अच्छा, एक आप ये बताएं कि आप जब हम बात करते हैं इस पत्रिका के बारे में, इसके अंकों के बारे में, पर जब आप इस अंक की बात करते हैं तो एक ख़ास, बिल्कुल, आपके अंदर गहराई आती है, आप एक ख़ास तरह का लगाव महसूस करते हैं। तो वैसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि देखिए, एक पत्रकारिता के ऊपर जिस समय में हम बात कर रहे हैं, पत्रकार में और प्रचारक में फ़र्क मिट गया है। मतलब एक पत्रकार की जो पद होता था, जो काम होता था, वो शायद उसकी साख पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। समाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूंजी, शासन सत्ताएं, वो सब होती थी, पहले भी थी, लेकिन पत्रकार की एक अपनी स्वतंत्र सत्ता थी, एक उसका अपना विवेक था, और वो जनहित को ध्यान में रखते हुए खबर किसको बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है, वो अपना एजेंडा, अपनी खबर खुद तय करता था। और यहीं से वो ये सब बात करता था। एक तो ये कारण था क्योंकि एक बहुत बड़े पत्रकार थे, और इन्होंने लॉर्ड कर्जन, जो भारत के वायसराय थे, यानी कि भारत के सबसे ऊंचे आदमी थे, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनको शिव शंभू के चिट्ठे नाम से उनको ललकारा था कि उन्होंने भंग कर दिया, यानी कि बंगाल का विभाजन कर दिया धर्म के नाम पे, हमें फूट डालने के लिए। या फिर उसके बाद जो मिंटो आए या मार्ले आए, उसी परंपरा को उन्होंने चला के रखा। तो उनको इन चिट्ठों के माध्यम से, और सर सैयद अहमद खान थे जो कि एक प्रोग्रेसिव और लिबरल मुस्लिम थे, लेकिन उसमें कुछ कम्युनलिज्म की बू आई, तो उनको भी इसी तरह का चिट्ठा लिखा और उनको भी लताड़ लगाई। तो ये आवाज़ की ज़रूरत है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, प्रेस को या पत्रकारिता को, इसी तरह के प्रयासों की वजह से किया गया था। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है, एक तो ये। दूसरा, जो इनका साहित्य है व्यंग के अलावा, लोक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जोगीड़ा हो, चाहे वो टेसू हो, या इनकी भाषा हो, वो सब लोक के इर्द गिर्द किया, या उसके बीच में मौजूद कहानियाँ हों, छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं, हर लेख के अंदर आ जाती हैं, लोक कथाएँ जैसे होती हैं। तो लोक से जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, लोक के ज्ञान को, लोक की भाषा को, लोक के मुहावरे को और लोक की चिंताओं को, उन सबको ये साहित्य का हिस्सा बना रहे थे। जो कुछ कम लग रहा है, मतलब मुझे कुछ कम लग रहा है कि हमारे साहित्य में जो लोक शैलियाँ हैं, जो लोक तत्व है, वो थोड़ा कुछ कम है। जो ही हम इनकी कोई भी रचना पढ़ते हैं तो एकदम ताजगी आती है। तो एक इस कारण से, तो ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और जो लगाव है, जो आप कहते हो कि अतिरिक्त बात क्यों आ जाती है,
वो इसलिए कि जब बाल मुकुंद गुप्त को आप पढ़ते हो और बाल मुकुंद गुप्त आपकी चेतना का हिस्सा बनने लगता है तो आपके अंदर भी वो साहस आने लगता है, आप भी खुद को जिंदा महसूस करने लगते हो, दायित्वों से भरा हुआ लगने लगते हो। अब इन्होंने बाल साहित्य लिखा, इन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया कि जब ये पढ़ते थे, छोटे थे, बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी इनकी, 42 साल जिए टोटल, और पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे क्योंकि इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अच्छा, आप यहीं पर ये बता दें कि हरियाणा में इनका जन्म होता कहाँ पे है? ये आजकल रेवाड़ी जिला में पड़ता है, गुड़ियानी गांव। ओके। पहले झज्जर में था, अब वो रेवाड़ी में है, गुड़ियानी गांव। बहुत मशहूर गांव है, हवेलियों का गांव बोला जाता है उसको। वहाँ पे ये पैदा हुए थे और बड़ा पॉपुलर गांव है वैसे। तो मैं ये बता रहा था कि इनकी पढ़ाई भी छूट गई थी, फिर इन्होंने घर पे ही पढ़ा। 8वीं में पूरे पंजाब को टॉप किया इन्होंने, और उसके बाद इनकी कोई पढ़ाई नहीं, 8वीं पास थे ये, ऐसे मान लीजिए। अखबारों में लिखने लगे, ऐसे ही छोटी छोटी तुकबंदियाँ कर लेते थे। उर्दू के अखबारों में लिखने लगे, लाहौर चले गए, लाहौर संपादक बन गए अखबार के। या फिर उसके बाद मदन मोहन मालवीय से संपर्क में आए तो काला कांकर से एक अखबार निकलता था, तो हिंदुस्तान नाम का, वहाँ चले गए। बाद में भारत मित्र से जुड़े, वो तो सब लोग जानते हैं। तो इस रूप में मतलब बाल मुकुंद गुप्त जो है, जब लोक को लेके आते हैं, इनकी कविता है, देखो, भैंस का स्वर्ग। ओह, अब अब ये तो बाल मुकुंद गुप्त ही लिख सकते थे, तो इसलिए इनके साथ ना जुड़ाव इस रूप में होता है। अब ये लिख रहे हैं, देखिए, उस ज़माने में अंग्रेज़ सरकार थी, जो हमने पीछे भी लगाया है इसके बैक कवर पे, कि वर्तमान युग को सेडिशन का युग कहना चाहिए, राजद्रोह। अखबारों के सिर पर सेडिशन की तलवार बनी हुई है, कब किस पर वार हो जाए सो भगवान ही जाने। जब तक हम इनके संघर्ष को याद नहीं करेंगे कि किस तरह से हमें आज़ादी मिली है, किस तरह से हमें बोलने का अधिकार मिला है और किन किन चीज़ों से हमें गुजरा है, तो इस बात को निरंतरता में याद करने की ज़रूरत है जी। तो इस वजह से मतलब ये ख़ास तरह का अंकोपन पड़ता है। अच्छा, एक बार आप ये बताएं कि इस अंक में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या कुछ पाते हैं? इस अंक में देखिए, यदि आप पढ़ते हैं तो इसको 3-4 तरह से आप बांट सकते हैं। एक तो इनकी ज़िंदगी के बारे में कि इनका स्वभाव कैसा था, परिहास प्रिय थे, क्या काम करते थे, कैसे कैसे तरक्की की, किन किन संघर्षों से गुजरे, कौन कौन इनके दोस्त थे, उन्होंने उन्हीं संस्मरणों में से आप पाएंगे, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के संस्मरण भी हैं इस पत्रिका में, जो हमारे लिए आदरणीय हैं, जिनका बहुत आदर से हम नाम लेते हैं, उनके संस्मरण भी पाएंगे। दूसरा जो इनका साहित्य है उसका मूल्यांकन है कि आज के टाइम पे वो कितना प्रासंगिक है, वो कितना अपने समय के अंदर ऐतिहासिक था, किस तरह से उसकी खूबी क्या है, उसने किस तरह से दिशा दी, ये जो सारे सवाल मूल्यांकन के होते हैं वो सवाल है। तीसरा उसमें आप पाएंगे जो इनकी रचनाएं हैं खुद की, चाहे वो निबंध हों, चाहे यात्रा वृत्तांत हों, या इनकी कविताएं हों, जिस भी रूप में इन्होंने लिखा, या श्रद्धांजलियाँ हों, या इतिहास हो, या जीवन चरित हों, इनका लिखा हुआ इनके बारे में और इनके ऊपर, ऐसे कह लीजिए, मूल्यांकन, तो ये 3 चीज़ें आप इसमें पाएंगे। जी। अच्छा, एक आप ये बताएं, आपने बहुत शुरू में इनकी 2-3 लोक शैलियों की चर्चा की, एक तो उसमें टेसू है और एक और जोगेड़ा। एक तो आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि हम तो इनसे थोड़ा दूर के आदमी हैं, ये टेसू और जोगेड़ा ये क्या लोक परंपराएं हैं? देखिए, ये लोकगीत हैं, एक तरह से बाल गीत भी कह सकते हो आप इनको। ओके। ये शैली आपने सुना होगा, जोगिरा सारा रा रा रा। जी, हाँ हाँ हाँ। होली पे गाया जाता है, और उसमें ख़ास तौर पे जो गांव के जो बड़े लोग हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, और गाने वाले निम्न या बच्चे होते हैं या निम्न वर्ग के लोग होते हैं। ये उसकी खास चीज़ है, ये एक शैली है गाँव की, जोगिड़ा कि यानी कि होली एक ऐसा अवसर देती है, जैसे हमारे यहाँ शादी में आप ब्राह्मण का मजाक भी उड़ा लेते हैं, जो अन्यथा सामाजिक जीवन अलाउ नहीं करता, लेकिन वो मंडप अलाउ करता है, क्योंकि वो मंडप है, वहाँ सब बराबर हो गए हैं। तो सोसाइटी में ये चीज़ें थी कि आप वो निकाल सकें समय समय पे। हाँ, जोगिड़ा में यही है। टेसू भी यही है कि वो मतलब एक तरह से लड़कों के गीत हैं,
लड़कियों के गीतों को तो झांझ बोलते हैं, झांझ गीत, ओके। और लड़कों के गीतों को टेसू गीत बोलते हैं। अच्छा, अब जब इतनी बात हो ही गई है तो फिर एक जोगीड़ा और एक टेसू हो ही जाए। टेसू ना ढाक होता है, पलाश का फूल जिसको बोलते हैं, ओके। और वो ना बहुत लाल होता है आग की तरह से, और बड़ा जेठ के महीने में और उसके कलर जो है उससे होली के रंग बनते थे, मतलब तो उसको माध्यम बना करके वो है, ये होता था। चलो एक टेसू में पढ़ देता हूँ, मैं कोई गाने का वो तो नहीं हूँ, लेकिन पढ़ देता हूँ। जी। आए आए टेसू राजा पीटो पेट बजाओ बाजा, आए आए टेसू राजा पीटो पेट बजाओ बाजा, अब के टेसू रंग रंगीले छैल छबीले नोक नुकीले, अब के टेसू नमक हलाली तोड़े तान बजावे ताली, अमली की जड़ से निकला पतंग तिसमें निकला शाह मलंग, शाह मलंग चलावे सोटी उसमें निकली लंबी चोटी, वाह। लंबी चोटी चिंदक चिंदू तिसमें निकले पक्के हिंदू, पक्के हिंदू भवन बनाया तिस पर कौवा बैठा पाया, कौवे ने की काली बीट तिसमें निकला चूना ईट। वैसे ये हिस्टोरिकल है, हाँ, हर चीज़ के पीछे देख रहा हूँ कि बहुत गंभीर इशारे हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे जब आप इनको पूरा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और बाद में वो अपना भवन बना लिया। तो ये कह रहा पक्के हिंदू भवन बनाया पक्के हिंदू भवन बनाया तिस पर कौवा बैठा पाया। अब मंदिर पे कौवा बैठना, भवन पे कौवा बैठना आप समझ सकते हैं जी। तिस पर कौवा बैठा पाया, कौवे ने की काली बीट तिसमें निकला चूना ईंट, चूने ईंट से निकला हाल उसमें निकला आटा दाल, आटे दाल से निकली रोटी कोई पतली कोई मोटी, रोटी खाई छुटी अंधाई गंगा क्रिया राम दुहाई, तब बैठे पंचायत जोर कहत कहानी हो गई भोर, शेख सलीम ने कही कहानी चौमासे भर भया न पानी। बारिश ही नहीं हो रही है, चौमासे भर भया न पानी, मतलब अकाल पड़ गया है। गेहूं भये 9.25 शेर, गेहूं भये 9.25 शेर, यह देखो किस्मत का फेर, बाबू करें मान की हानि, बाबू करें मान की हानि, मान हानि जो होता है, सूखे खेत पड़ा जिमी पानी, ठोकी जाए अदालत अर्जी ऐसी क्या है राम की मर्जी, राम के ऊपर भी अदालत मुकदमा, क्यों नहीं करता छिड़काव क्यों नहीं चलती सड़क पे नाव, सम्मन करो राम पर आए करके एक वकील पठाए, कहे वकील सुनो जी राय ऊंट चढ़े को कुत्ता खाए, अफ्रीका पर हुई चढ़ाई बादल गए उधर भी भाई, अफ्रीका पर हुई चढ़ाई बादल गए उधर भी भाई, वह सोना भरकर लावेंगे तब हम भी मैं बरसावेंगे, भारत पर बरसेगी हुन लग रही है सोने की धुन, यह देखो झंडी के रंग सूखे मूसर और बजरंग। क्या बात है। अच्छा, एक तो मैं देख पा रहा हूँ इसको कि एक तो ये ठेठ लोग है बिल्कुल, और उसके बावजूद जो संदेश हैं जो इशारे हैं वो बहुत गहरे और वो उसके पीछे बड़े परिदृश्य हैं। अच्छा, तो अब जोगिड़ा की बात हो जाए। बिल्कुल, जोगिड़ा एक सुनाऊं जी। जोगिड़ा में और इसमें एक फ़र्क है जी कि जो टेसू जो मैंने पढ़ते हुए महसूस किया कि टेसू पे आम तौर पे इन्होंने पॉलिटिकल सटायर किया, जिसमें कर्जन और फुलर और ये जो उस समय के विवाद थे। और जोगिड़ा में सोशल सटायर है। जोगिड़ा में इन्होंने ज़्यादातर जो धार्मिक पाखंड है उसके ऊपर किया है। क्या बात, मतलब बाबा जी, विधाओं का बाबा जी खूबसूरत इस्तेमाल। हाँ, बाबा जी, सबका नृत्य, ये जितने भी यानी कि मेन स्ट्रीम परंपराएं नहीं है। और ये पब्लिश हुआ है 22 मार्च 1897 को। हाँ, 1897 जैसे साप्ताहिक अखबार निकलता था ना। सब हिंदू भाई, सब हिंदू, जूता हिंदू, छाता हिंदू, साबुन दिया सिलाई, मुर्गी हिंदू, चर्बी हिंदू, यवन मलेच कसाई, हिंदू सोडा वाटर, जीजर हिंदू, बियर विस्की, सब कुछ हिंदू, बात कहूँ किस किस की, लंदन हिंदू, पेरिस हिंदू, हिंदू गोल मिठाई, सूखी मछली बिल्कुल हिंदू जो यूरोप से आई, तागड़ दीना नागर बेल, 3 तुंबड़ी नीला कपड़ा, पूंछ सही जो मछली खाए, रेल पेल बैकुंठी जाए, एकादशी को काटे चोटी, उसकी धाक स्वर्ग में मोटी, जो बोतल का चाटे काग, उसके खुले स्वर्ग में भाग। शराब के खिलाफ खड़ा खड़ा जो मारे धार, सो ही करे देश उद्धार। यही देखो कलयुग के खेल, तागड़ दीना नागर बेल, यह देखो कलयुग की होली, नीचे बामन ऊपर कोली, नहीं रही नहीं कोई रानी,
नहीं कोई राजा, पेलो डंड बजाओ बाजा। सारा रहा जोगीरा सारा रहा। एक और सुना देता हूँ जी जोगीरा। प्लीज। हिंदू रूप बनाया रे सबको भरमाया, हिंदू बने लगाई चोटी, तोंद करी पतली से मोटी। मतलब धर्म हमारा मछली रोटी और सब झूठी माया रे, यह दुनिया है झूठा सपना, हम है किसके कौन है अपना। यही उपदेश देते हैं ना सारे। धर्म हमारा मछली रोटी और सब झूठी माया रे। आजकल जितने भी महाराज हैं सब आप समझ रहे हो, खूब मलाई चाट रहे हैं और सबको संयम का उपदेश। यह दुनिया है झूठा सपना, हम हैं किसके कौन है अपना। हरदम पैसा पैसा जपना, यही ध्यान हम लाया रे। चेलों से भिक्षा मंगवावे, चेलों से भिक्षा मंगवावे, घर में बैठे चैन उड़ावे। चेले खाली रोटी पावे, यही है ढंग मन भाया रे। बम बम भोला भांग का गोला, लाओ भैया चंदा। बम बम बोला भांग का गोला, लाओ भैया चंदा। 3 काम हो गए। गुरु हमारे मढ़ी बनावे, काम पड़ा है मंदा। बनेगा शिव का मंदिर, नमूना देखो सिर पर। धर्म काज में धन लगता है, चिंता कुछ मत कीजिए। जो पावे बाबा को देंगे, देना हो सो दीजिए। गुरु की सेवा करो, साध के तेल लगाया जी। भय प्रसन्न गुरु ने मुझको अमृत पियाया जी। अब मोही सबसे प्यारा लागे, भैंस का जाया जी। जिधर देखता हूँ आंखों में वही समाया जी। तो ये बड़े स्टायर, मतलब क्योंकि व्यंग तो भाषा का बहुत ही। और दूसरा ये भी है कि ना सिर्फ जो आपने हमारे जो मीडिया के समक्ष चुनौतियां हैं उसको लेके एड्रेस करता है, हमारे समाज की भी चुनौतियां और स्थितियां करीब करीब वैसी ही अब तक बनी हुई हैं। हालांकि थोड़ी मोटी मोटी जो बाहर की जो स्थितियां वो बदलती लगती हैं, पर ऐसा है नहीं। शिशुओं को पढ़ाने की किताबें नहीं थी जो इनका अपना एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस समय पे पुस्तकें बन ही रही थी। ये 1875 में इन्होंने दाखिला लिया था, आप ये मान कर चलो। तो इनको किस तरह की पुस्तकें उपलब्ध थी पहली से लेकर के 4थी कक्षा तक, उसके बारे में भी इन्होंने अनुभव लिखा। उसके बाद फिर जब इनको ये महसूस हुआ कि छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, ख़ासतौर पे हिंदी सिखाने के लिए क्या किया जाए, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, खेल तमाशा। ओके। और उसकी इच्छा ये थी कि मैं नर्सरी राइम्स की तरह से गीत बनाऊं। वाह। और इन्होंने बनाए कि वर्ण योजना, आकार का योग, ई और ई का योग, मात्राएं कैसे करें। दूध पियो जाऊं मैं बल, काहे भर आंखों में जल। झटपट पीकर चलो बाजार, नटखट लड़का बड़ा गंवार। छोटे बच्चों के लिए कि वो ई की मात्रा, आ की मात्रा लगाना सीखें। यानी कि ये एक भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि हमें आगे क्या देना है, कि विद्यार्थियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए किस तरह का साहित्य हो, उनकी कविताएं कैसी हों, उसमें किस तरह के शब्द प्रयोग। तो इनकी 2 किताबें हैं, एक तो है खेल तमाशा और एक है खिलौना। अब ये किताब को खिलौना कह रहे हैं और लिखा है कि बच्चे किस तरह की, जिसको हम आजकल कहते हैं ना जॉय ऑफ लर्निंग, या खेल खेल में शिक्षा, या खेल का आनंद और शिक्षा, ये इसके कारण विमर्श तब हो चुका है। ये इन्होंने मतलब महसूस किया कि बच्चे जो है किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। हालांकि मित्रों, मेरे पास साहित्य की बहुत बड़ी समझ नहीं है, पर मैं ये इस पूरी बातचीत के माध्यम से देख पा रहा हूँ सर कि जिस तरह से शेक्सपियर अपने पूरे अंग्रेजी दौर की पहचान है, बिल्कुल काफ़ी हद तक ये हमारे उस हरियाणा की, हमारे लोक जीवन की एक बड़ी पहचान है, स्थापित पहचान है। बहुत सारे उसके अंगों प्रत्यंगों को छूते हैं और भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। तो सच में बहुत शानदार ये अंक है। आपको बहुत बधाई कि ऐसे अंकों पे, ऐसे विषयों पर आप लगातार काम करते हैं। कुछ और जोड़ना चाहें इसमें? नहीं, बस थैंक यू। बहुत बहुत बात, क्योंकि काफ़ी अब इस पे हम कितनी बात कर लें, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त पे बात करना, उनका इतना विशाल साहित्य है, उनकी इतनी विशाल पर्सनालिटी है, और एक एक आयाम को लेके बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। तो इसमें यही है कि देखिए साथियों, आप हरियाणा से हों चाहे ना हों, लेकिन विचार तो वैश्विक होते हैं। जहाँ से वो पैदा होते हैं वहाँ की भाषा और संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ते होते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त की निर्भीक आवाज़ को अपने अंदर धारण करने का एक ही तरीका है कि उनके साथ कंपनी कीजिए, बाल मुकुंद गुप्त के साथ पढ़ाइए। और उसका तरीका है कि उनको कुछ समय उनके साथ बिताइए। जैसे अमिताभ बच्चन आते थे ना, एक रात तो गुजारिए गुजरात में, तो कम से कम एक रात तो आप, एक दिन तो बाल मुकुंद गुप्त के साथ रहिए। वाकई। और वैसे भी अगर हम देखें तो हरियाणवी लोक साहित्य हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, गुजराती, कोई भी हो सकता है,
पर लोक साहित्य अपने आप में कुछ मायनों में एक जैसा सा ही होता है। तो एक राज्य का लोक साहित्य पढ़ेंगे, दूसरे राज्य का लोक साहित्य पढ़ने में, समझने में हमें मदद भी मिलेगी। तो सर आपका बहुत फिर से शुक्रिया, आपने विस्तार